एप 606 to 610। गायत्री जी की अभिव्यक्ति तुरंत शांति से सदमे में, फिर क्रोध में बदल गई। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गायत्री जी ने डांटा। उसका आभामंडल फट गया, और पूरे हॉल का तापमान सर्दी की तरह तेजी से गिर गया। यह शापित अर्जुन, उसने अचानक इसका उल्लेख क्यों किया? क्या वह समझ पाया कि अनिका को वापस लाने का क्या मतलब है? गायत्री जी ऐसा कभी नहीं होने देगी। अनिका दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर जाने की बात से ही गायत्री जी इतनी क्रोधित हो जाएगी। उसने टिमटिमाती आंखों से अर्जुन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि कारण क्या था। अर्जुन ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप और वालिस परिवार क्या कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपने वर्षों से परिवार की अन्य शाखाओं से लड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि, आपको स्पष्ट होना चाहिए, कपूर परिवार हमेशा कपूर नाम रखेगा। हमारे परिवार का नाम वालिस रखना असंभव है। मैं कपूर परिवार का सबसे बड़ा बेटा और एकमात्र वारिस हूँ। भले ही आप मुझे निरोधक आदेश दें, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। इतना कहते ही अर्जुन उठ खड़ा हुआ। गायत्री जी को घूरने लगा और एक एक शब्द पर जोर देने लगा। मैं, अर्जुन कपूर, अनिका और अहाना को वापस घर ले आऊंगा। कोई भी इस फैसले को नहीं बदल सकता। वैसे, आज से तुम्हारे और मेरे बीच का समझौता अमान्य है। अमान्य, ये शब्द गायत्री जी के कानों पर वज्र की तरह पड़ा। अर्जुन इसे कैसे अमान्य कर सकता था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गायत्री जी ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि उसकी खूबसूरत आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोधित थी। अर्जुन का अप्रत्याशित व्यवहार उसकी उम्मीदों से परे था। वह उसके फैसले को, अपनी कई सालों की सावधानीपूर्वक योजना को बाधित करने की अनुमति नहीं देगी। मुख्य और शाखा परिवारों के बीच लड़ाई दशकों तक चली थी। हाल के वर्षों में, हालात बहुत ही गंभीर हो गए हैं। गायत्री जी के चिल्लाने पर, काले सूट पहने दर्जनों अंगरक्षक अचानक हॉल से बाहर निकल आए और अर्जुन और अनिका को घेर लिया। विपिन भी गायत्री जी के पीछे आ गई। उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी और वह अर्जुन को गंभीरता से देख रही थी। जैसे ही मैडम ने आदेश दिया, विपिन ने अर्जुन को मौके पर ही गोली मार दी। अनिका दर्जनों अंगरक्षकों से डर गई जो अचानक बाहर भागे। वह अर्जुन के पीछे दौड़ी, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, अर्जुन, गायत्री आंटी पर गुस्सा मत हो। शांति से बात करो। विपिन भी गायत्री जी के पीछे आ गई। उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी और वह अर्जुन को गंभीरता से देख रही थी। जैसे ही मैडम ने आदेश दिया, विपिन ने अर्जुन को मौके पर ही गोली मार दी। अनिका दर्जनों अंगरक्षकों से डर गई जो अचानक बाहर भागे। वह अर्जुन के पीछे दौड़ी, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए बोली, अर्जुन, गायत्री आंटी पर गुस्सा मत हो। शांति से बात करो। वह डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने गायत्री जी को नाराज कर दिया था। आखिरकार वह अर्जुन की सौतेली मां थी। अनिका कुछ नहीं कह सकती थी। वह केवल इतना जानती थी कि परिवार के छोटे सदस्य के रूप में, अर्जुन को सबसे पहले अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तथापि, अर्जुन ने अपना सिर घुमाया, अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हमेशा से यह नहीं जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं? क्या तुम मेरी पहचान नहीं जानना चाहती? अनिका ने अपना सिर उठाया। उसकी चमकीली आंखें उलझन भरी नजरों से अर्जुन को घूर रही थीं। इस समय, उसे अर्जुन से अभूतपूर्व सुरक्षा का एहसास हुआ। गायत्री जी, मैं अभी यहीं खड़ा हूं। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत कर सकती हो? अर्जुन बिना किसी डर के अनिका के सामने खड़ा हो गया। उसने ठंडे भाव से गायत्री जी को देखा। गायत्री जी इस समय उदास थी। वह अर्जुन को घूर रही थी और अपने दांत पीस रही थी। ये पहली बार था जब उसे असहजता महसूस हुई। उसे हमेशा यही लगता था कि अर्जुन इतना सीधा साधा मूर्ख नहीं है। क्या वह सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ आया था? तुम्हें लगता है कि मुझमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है? गायत्री जी ने कहा और उसकी आंखों में ठंडक भर गई। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके बगल में खड़े काले सूट पहने दर्जनों अंगरक्षकों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपनी कमर से दंगारोधी डंडे निकाल लिए। चूंकि आप बिना किसी कारण के हमारे बीच हुए समझौते से पीछे हट रहे हैं, तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। गायत्री जी ने दांत पीसते हुए अपना मन बना लिया था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, शायद 7 साल पहले मुझे तुम्हें कैद कर लेना चाहिए था। उन्होंने 7 साल पहले नर्म दिल होने और उसे कपूर परिवार से मुक्त करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। अन्यथा, आज उसकी योजना में इतनी समस्याएं नहीं होती। उन्हें नीचे ले जाओ। गायत्री जी ने आदेश दिया और काले सूट पहने सभी अंगरक्षकों ने उन्हें घेर लिया।
अनिका डर से कांप उठी और उसने अर्जुन की बांह कसकर पकड़ ली। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसका गला इतना रुंधा हुआ था कि वह कुछ नहीं बोल सकी। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भतीजे को छूने की हिम्मत कौन करता है। अचानक दरवाजे पर जोरदार गर्जना हुई। इसके तुरंत बाद 10 से अधिक लोगों का एक सशस्त्र दस्ता आया और गायत्री जी और उसके आदमियों को घेर लिया। वे सभी हथियारबंद लोग थे जिनके पास बंदूकें और जिंदा कारतूस थे। उनकी छाती पर एक द्वीप का प्रतीक चिन्ह और तैरती हुई तलवारें थीं। आर्केडिया द्वीप से कपूर परिवार की सशस्त्र सेना। उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को उत्तर दिया, टिम कपूर। औपचारिक ग्रे सूट पहने हुए उनका तगड़ा शरीर हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। कोई भी उनकी चौड़ी पीठ, ठंड से भरा चेहरा और मुंह में पाइप देख सकता था। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ रहे थे। टिम कपूर की अप्रत्याशित उपस्थिति पर गायत्री जी की भौहें तन गईं। अंकल टिम। अर्जुन ने टिम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। टिम ने भी उसे प्यार भरी नजर से देखा, कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, मैं ठीक हूं। टिम ने सिर हिलाया, अनिका की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हम फिर मिलेंगे। अनिका ने अपने कानों के चारों ओर लटके बालों को समेटा, विनम्रता से टिम की ओर सिर हिलाया और कहा, अंकल टिम। हाँ, नमस्ते। टिम बहुत खुश था। यह अभिवादन किसी भी अन्य चीज से बेहतर था। अनिका अभी बहुत डरी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन के चाचा अचानक आ जाएंगे। और इस दृश्य को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अंकल टिम की पहचान इतनी भी आसान नहीं है। उनके साथ हथियारबंद लोग भी थे। ये भयानक था। अनिका ने अपनी ठोड़ी उठाई और अपने दिल में संदेह के साथ अर्जुन को देखा। आखिर उसका पति कौन था? वह हमेशा इतना रहस्यमय क्यों था? टिम ने अपना सिर घुमाया तो उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने गायत्री जी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, गायत्री, तुम अभी मेरे भतीजे के साथ क्या करने वाली थी? गायत्री जी ने भौहें सिकोड़ी। वह जानती थी कि टिम के यहाँ होने के कारण चीजें संभालना ज्यादा मुश्किल होगा। क्या तुम्हें द्वीप पर नहीं होना चाहिए? गायत्री जी ने पूछा। हाँ, टिम ने हंसते हुए कहा, शाखा परिवार की वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं अभी भी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे हाल के तरीके थोड़े बेईमान हैं। मुझे मत बताओ कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। टिम ने गायत्री जी के बगल में काले सूट पहने अंगरक्षकों की ओर देखा और उदासीनता से कहा। गायत्री जी ने आदेश दिया, नीचे उतर जाओ। काले सूट पहने दर्जनों अंगरक्षक उसी तरह हॉल से पीछे हट गए। फिर भी टिम ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, गायत्री, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, अपनी बाहें ज्यादा मत फैलाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम छू नहीं सकती। यहां तक कि उस बूढ़े जैक वालिस को भी मेरे आसपास अपने कदमों पर ध्यान देना पड़ता है। जब गायत्री जी ने ये सुना तो वह क्रोधित हो गई। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरे उसके पिता का अपमान करें। टिम कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूं। गायत्री जी ने कहा, उसके मुंह के कोने थोड़े से फड़क रहे थे। उसका दिल गुस्से से भर गया था। हालांकि टिम बेपरवाह रहा और बोला, हाँ, तुम तो मेरे सबसे बड़े भाई की दूसरी पत्नी हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम एक महत्वपूर्ण किरदार हो? इस वाक्य ने गायत्री जी के दिल में गुस्सा भर दिया। ठंडे भाव से उसने उसकी ओर इशारा किया और कोसा, टिम कपूर, भले ही मैं दूसरी पत्नी हूं, लेकिन मैंने आधिकारिक तौर पर परिवार में शादी की है। वरिष्ठता के कारण आपको मुझे भाभी कहना चाहिए। क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं इस मामले की शिकायत परिवार के बड़ों से कर दूंगी और आप पर अनादर का आरोप लगाऊंगी? गायत्री जी बहुत गुस्से में थी। ये टिम पहले से ही इतना बूढ़ा था और फिर भी इतना असभ्य था। हाँ, घर पर प्रवर्तन हॉल में बूढ़े लोग पहले से ही बूढ़े हैं। भले ही आप मुझ पर अपमानजनक होने का आरोप लगाते हैं, मुझे डर नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो उन्हें मुंबई आने के लिए कहें। मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद टिम ने पलटकर अर्जुन और अनिका को इस जगह से बाहर निकाला। इससे पहले टिम ने कुछ अंतिम शब्द कहे। वैसे मेरे सबसे बड़े भतीजे ने कहा है कि वह मेरी भतीजी को वापस लाने जा रहा है। अगर तुम उन्हें रोकने की हिम्मत करोगे तो मुझे वालिस परिवार को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। धमाका। ये वाक्य गायत्री जी के दिल में चुभ गया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। टिम और अन्य लोगों को जाते देख गायत्री जी पागल हो गई। उसने तुरंत हॉल में रखी सभी चीजें तोड़ दी। सभी महंगी कस्टमाइज्ड वस्तुएं थीं। लानत है टिम कपूर पर।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह धमकाने की? मैं पूरे कपूर परिवार को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। गायत्री जी बहुत गुस्से में थी। गुस्से से भरे चेहरे और ठंडी आंखों के साथ, उसने सीधे आर्केडिया द्वीप में कपूर परिवार के प्रवर्तन हॉल के कई बुजुर्गों से संपर्क किया। दूसरी ओर, टिम अर्जुन के साथ सिरस मैनर छोड़ रहा था। गेट पर टिम और अर्जुन ने एक निजी बातचीत की। अंकल टिम, आपने शाखा परिवार को कैसे संभाला? अर्जुन ने पूछा। जबरदस्ती। बेशक, सभी पुरानी चीजों के पीछे छिपे हुए एजेंडे होते हैं। उन्हें सबक सिखाने का यही सही समय है। अन्यथा, वे यह नहीं बता पाएंगे कि आर्केडिया द्वीप का असली मालिक कौन है। टिम पाइप पीते हुए जोर जोर से हंस रहा था। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और आह भरी। जैसा कि उसके चाचा से उम्मीद थी, उसके तरीके हमेशा तेज और हिंसक होते थे। हालांकि, वह मूर्ख नहीं था। अन्यथा, उसे संप्रभुता मुहर नहीं मिलती। ओह हाँ, क्या तुम वाकई अनिका और अहाना को घर ले जाने की योजना बना रहे हो? क्या वे तुम्हारी पहचान जानते हैं? टिम ने अचानक कुछ चिंता के साथ पूछा। द्वीप पर कपूर परिवार की स्थिति अब बहुत अनिश्चित थी। अर्जुन का इस समय वापस जाने का फैसला करना निस्संदेह एक अच्छा संकेत नहीं था। इससे शाखा परिवार की ओर से कुछ प्रतिशोध की संभावना थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे उनसे ज्यादा देर तक छिपाना नहीं चाहता। टिम ने सिर हिलाया, अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। कपूर परिवार के वारिस को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। न गायत्री जी, न शाखा परिवार और न ही उनके पीछे छिपी ताकतें। अर्जुन मुस्कुराया, कुछ देर तक टिम के साथ बातचीत की और अनिका के पास चला गया जो वहां इंतजार कर रहा था। टिम ने कहा कि वह इस बार उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता था। अर्जुन को कोई अंदाजा नहीं था कि टिम क्या करने वाला था। अनिका ने अपने हाथ पीछे करके लॉन पर कदम रखा। वह बहुत तरोताजा और आकर्षक लग रही थी। जब सूरज की रोशनी धब्बेदार पत्तियों के बीच से उस पर पड़ती थी, तो वह ऐसी दिखती थी मानो उस पर सोने की परत चढ़ गई हो। ये देखने में एक अद्भुत नजारा था। अनिका। अर्जुन अपने पतलून की जेबों में हाथ डाले हुए चला गया। अनिका ने मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा, क्या आपका काम हो गया? अर्जुन ने सिर हिलाया और अनिका के बालों से एक छोटा पत्ता हटाने के लिए आगे बढ़ा। अनिका ने झिझकते हुए पूछा, वैसे, अर्जुन टिम अंकल क्या करते हैं? उनकी शक्ल तो ऐसी है। अनिका ने वहां हथियारबंद लोगों की कतारों की ओर इशारा किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। अर्जुन ने विचार करने के बाद कहा, वे मेरे परिवार के हैं। उन शब्दों को सुनकर अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अर्जुन को अविश्वास से देखा, फिर वहां हथियारबंद लोगों की ओर इशारा करते हुए फिर से पूछा, तुमने क्या कहा? वे तुम्हारे परिवार के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब था? वे सभी लोग गोला बारूद से लैस थे। वे उसके पति के परिवार से थे। अंगरक्षक। हाँ, वे परिवार के अंगरक्षक हैं। या यूं कहें कि वे अंकल टिम के अधीनस्थ हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ भी नहीं छिपाया। टिम की पहचान का कुछ हिस्सा बताना अनिका को घर लाने से पहले एक आधार हो सकता है। इससे बाद में उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य से बचने में मदद मिल सकती है। इस तरह, जब वह कुछ परिस्थितियों में कार्रवाई करता, तो अनिका भी उसे बेहतर ढंग से स्वीकार कर सकता था। ओह, सच में, वे सचमुच आपके परिवार के हैं। अनिका को झटका लगा। उसने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, जबकि उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। अब उसका पति अधिक रहस्यमय लगने लगा। उनके परिवार ने सशस्त्र कर्मियों की सुरक्षा के लिए वास्तव में क्या किया? यह बहुत ही भयानक था। अर्जुन, क्या ये सचमुच तुम हो? क्या तुम मेरे पति हो? अनिका ने अर्जुन के गाल को अपने हाथ से छुआ। वह बहुत बेचैन दिख रही थी। मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और कहा, बेशक यह मैं ही हूं, मूर्ख। चलो घर चलते हैं। अनिका ने सिर हिलाया, अर्जुन के पीछे कार में बैठा, सिरस मैंशन से निकला और अपने घर लौट आया। जब वह विला में वापस लौटी, तब भी अनिका अचंभित थी। आज उसने जो देखा और सुना था, उसे पचा पाना उसके लिए मुश्किल था। आखिर उसका पति क्या छुपा रहा था? इसके अलावा, क्या अर्जुन का परिवार इतना शक्तिशाली था? उनके पास हथियारबंद अंगरक्षक थे। हे भगवान! अनिका लगभग इसे स्वीकार नहीं कर सका। अर्जुन ने कार पार्क की और अनिका के साथ विला में चला गया। तभी उसने देखा कि उसके घर के लिविंग रूम में 7 या 8 अधेड़ उम्र की महिलाएं बैठी हुई थीं। वे माया जी पर फिदा थीं।
एनी फोस्टर ने चाय परोसी और महिलाओं द्वारा फेंके गए कचरे को साफ करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के मेवे और बीज परोस रही थी। अर्जुन को वापस आते देख माया जी ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और निर्देश दिया, तुम क्यों हैरान होकर खड़े हो? हमें कुछ चाय पिलाओ, अब और मेवे और बीज नहीं बचे हैं। जाओ और कुछ खरीद लाओ। जब उसने ये कहा तो माया जी ने अपनी छाती और सिर को ऊंचा उठाया। लेकिन वह अभी भी थोड़ा आशंकित महसूस कर रही थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह पहले ही अपने पुराने दोस्तों के सामने शेखी बघार चुकी थी कि वह इस घर की मालकिन है। जब बात अर्जुन की आई तो उसने उसे बहुत से अप्रिय शब्दों से अपमानित किया। इसलिए माया जी अब खुद को साबित करने के लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि वह बेचैन भी थी। उसे डर था कि अर्जुन उसकी पोल खोल देगा। मेवे और बीज खा रही बूढ़ी महिलाओं के समूह ने दरवाजे पर खड़े अर्जुन की ओर देखा। वे ताना मारते हुए हंसने लगीं। माया जी, क्या ये तुम्हारा दामाद है जो तुम्हारे परिवार पर निर्भर रहता है? वह वास्तव में एक निकम्मा है। अरे अर्जुन, क्या ये है? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? अब बाहर जाओ। ये सही है। तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम बेकार के कूड़े के टुकड़े? क्या तुमने माया जी को ये कहते नहीं सुना कि तुम हमारे लिए और नट्स खरीदो? तुरंत ही 4 या 5 मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं एक के बाद एक अर्जुन पर चिल्लाने लगीं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और माया जी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक भाव था। अनिका, जो उसके बगल में खड़ा था, ने उसका हाथ खींचा और फुसफुसाया, अर्जुन उनसे बहस मत करो। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर आह भरी, मुड़ा और अनिका के साथ बाहर चला गया। इस ओर माया जी की चिंता भी कम हो गई। वह सचमुच निकम्मा है। माया जी, तुम्हारा ये दामाद कोई अच्छा नहीं है। इस समय चेकर्ड कपड़े पहने एक मोटी औरत ने ताना मारा। उसके बड़े गोल चेहरे पर भारी मेकअप था और बहुत सारे दाग थे। हाँ, वह अर्जुन बहुत बेकार है, बिल्कुल भी मर्दाना नहीं है। वह मेरे दामाद से भी तुलना नहीं कर सकता। ओह माया जी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी से जल्दी तलाक ले लेना चाहिए। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूं कि वह अच्छा नहीं है। बिल्कुल एक आलसी आवारा की तरह है। जब माया जी ने देखा कि अर्जुन चला गया है, तो उसने भी मजाक उड़ाया। हा, बस देखते रहो। मैं जल्दी या बाद में उससे छुटकारा पा लूंगी। जैसे ही बूढ़ी औरतें बातें कर रही थीं, छोटी अहाना नींद भरी आंखों के साथ दूसरी मंजिल से लड़खड़ाती हुई नीचे उतरी। एनी, एनी। जब वह अपनी बचकानी आवाज में पुकार रही थी, तो मिला ने देखा कि लिविंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। प्यारी अहाना, स्थिति से अनजान, माया जी के पास गई और पूछा, दादी, एनी कहाँ है? माया जी ने दुखी होकर अहाना को दूर धकेल दिया और अधीरता से कहा, जाओ उसे स्वयं ढूंढो। अहाना का मुंह उखड़ गया। उसने कॉफी टेबल पर रखे खाने पर नजर डाली और कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन माया जी ने उसका हाथ झटक दिया। क्या तुम कुछ खाने के लायक हो? तुम अपने बेकार पिता की तरह हो, जो दूसरों पर निर्भर रहते हो। माया जी ने अहाना को कंधों से पकड़ लिया और गुस्से से डांटा। आउच! वाह! अहाना डर गई और रोने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पापा, माँ। वाह, एनी! संयोगवश, ये दृश्य अर्जुन और अनिका ने देखा जो दरवाजे के पास भोजन लेकर खड़े थे। माया येट्स! पूरे हॉल में भयंकर गर्जना गूंज उठी। अर्जुन क्रोध से भरा हुआ था और उसका चेहरा गंभीर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि माया जी पहले से ही सबक भूल चुकी थी क्योंकि उसने फिर से अहाना के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया था। माया जी भी उस समय घबरा गई थी, खासकर जब उसने अर्जुन को दरवाजे से भागते हुए अंदर आते देखा। अर्जुन का चेहरा ठंड से भरा हुआ था, जिसने उसे उस रात लिविंग रूम में हुई पिटाई की याद दिला दी। अरे, समय इतना संयोगपूर्ण क्यों था? अर्जुन, मेरी बात सुनो, माया जी ने समझाने की कोशिश की। अर्जुन दौड़कर आया, अपना बड़ा हाथ हिलाया और माया जी को गुस्से से थप्पड़ मारा। तमाचा! ये कहा जा सकता है कि यह थप्पड़ सीधे लिविंग रूम में फटा। सभी बूढ़ी औरतें डर के मारे सोफे से कूदकर एक तरफ छिप गईं। वे अवाक रह गए। क्या अर्जुन एक बदचलन आदमी नहीं था? उसने अपनी सास को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या कर रहे हो? माया जी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत अपमानजनक हो। इस समय माया जी को प्रसन्न करने की इच्छा रखने वाली एक अधेड़ महिला खड़ी हुई और अहंकार से अर्जुन की ओर इशारा करने लगी। हालांकि अर्जुन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और सख्ती से कहा, चले जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसकी चापलूसी कैसे करती हो और उसे कैसे खुश करती हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, यह मेरा घर है।
चाहे तुम यहाँ बैठने के योग्य हो या नहीं, यह मेरा है फैसला। अभिमानी बूढ़ी औरतें अर्जुन के बारे में ऐसा ही महसूस करती थीं। वाह, ये तो कमाल है। एक आवारा आदमी इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यह माया जी का घर है। तुम कौन होते हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? ये सही है। तुम एक बेकार आदमी हो जो अपनी पत्नी पर निर्भर रहता है और अपनी सास को भी पीटने की हिम्मत रखता है। हमें महिला संघ में जाकर तुम्हारी शिकायत करनी चाहिए। माया जी, कुछ तो बोलो। हम तुम्हारे इस दामाद का ख्याल रखेंगे। वह बहुत दुस्साहसी है। तुरंत ही महिलाओं का समूह उत्तेजित होकर अर्जुन की नाक की ओर इशारा कर रहा था और उसकी निंदा कर रहा था। इस समय तक अनिका दौड़कर आ चुकी थी। वह हाना को पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी। साथ ही उसने माया जी को भी गुस्से से घूरते हुए डांटा, माँ, तुम बहुत ज्यादा हो। मैंने ऐसा दूसरी बार देखा है। माया जी भी लाल हो गई थी, विशेषकर अर्जुन के उस थप्पड़ के कारण, जिसने उसे अपने दोस्तों के सामने अपनी गरिमा खो दी थी। उसके गुस्से को देखते हुए इस पर कोई तमाशा न खड़ा करना असंभव होगा। आशा के अनुसार माया जी ने तुरंत जवाबी हमला किया। अर्जुन के पास पहुंचते ही उसे खरोंच दिया। वह चिल्लाए, अर्जुन, क्या तुम अब हम पर हमला कर रहे हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी सास हूं। तुम जानवर हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। बाहर निकलो। अभी यहीं पर। माया जी तुरंत चिल्लाए और गाली देने लगी। जब उसके दोस्तों ने ये दृश्य देखा तो वे उत्साह से दौड़े और माया जी को अर्जुन का पीछा करने और उसका अपमान करने में मदद करने लगे। अर्जुन गुस्से से भरा हुआ था। इन अधेड़ उम्र की महिलाओं का सामना करते हुए वह वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किसी भी चोट के मामले में वह मुसीबत में पड़ सकता था। जब मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं गंभीर हो जाती थीं, तो वे गुंडों और बदमाशों के समान हो जाती थीं। इसलिए वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था और पीछे की ओर बढ़ता रह सकता था। मारो इसे। इस कमीने को पीट दो। इसकी हिम्मत अपनी सास को मारने की है। हाँ, उसे पीट दो। हम आज माया जी का बदला लेंगे। 5 या 6 अधेड़ उम्र की महिलाओं ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और अर्जुन से लड़ने लगीं। उन्होंने उसके बाल नोचने शुरू कर दिए, उसकी बाहों पर चिकोटी काटी और उसकी जांघों पर लात मारी। ये दृश्य देखकर अनिका को बहुत गुस्सा आया। तभी एनी वापस लौटी। उसने अहाना को एनी के पास छोड़ा और अधेड़ उम्र की महिलाओं के समूह के पास चली गई जो लगातार बकबक कर रही थीं और गुस्से में गालियां दे रही थीं। बंद करो इसे, अनिका ने सख्ती से चिल्लाया। अचानक महिलाओं का समूह रुक गया और आश्चर्य से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका, तुम्हारे पति ने तुम्हारी मां को मारा है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? किसी ने पूछा। तथापि अनिका ने अर्जुन को सीधे अपने पीछे खींचा, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के समूह का सामना किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे बहस करने के लिए तैयार थी। तमाचा। अनिका ने वास्तव में उस महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारा जिसने अभी अभी सवाल पूछा था। उसने उसकी नाक की ओर इशारा किया और डांटा, चूंकि तुमने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत की है, इसलिए मैं भी तुम्हें मारूंगी। चौंकाने वाला। ये सचमुच चौंका देने वाला था। अनिका के थप्पड़ से अधेड़ उम्र की सभी महिलाएं डर गईं। सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी गर्दन पीछे खींच ली। क्या माया जी ने यह नहीं कहा था कि अनिका अर्जुन को नापसंद करती थी और उससे तलाक लेना चाहती थी? इसका क्या मतलब था? और क्या तुमने मेरे आदमी को भी मारा? अचानक अनिका दूसरी महिला की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में पूछा। अधेड़ उम्र की महिला ने तुरंत शर्म से अपनी गर्दन पीछे खींच ली और बुदबुदाया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। चले जाओ, तुम सब, अनिका चिल्लाया। तुरंत ही इन अधेड़ उम्र की महिलाओं ने अपने बैग उठाए और एक झुंड के रूप में लिविंग रूम से भाग गईं। माया जी, हम फिर कभी आएंगे। जाने से पहले वे माया जी से विनम्रतापूर्वक बात करना नहीं भूले। बहुत जल्द ही लिविंग रूम में माया जी, जो लाल हो चुकी थी, अर्जुन, उसकी पत्नी तथा एनी रह गए, जो अहाना को ऊपर ले गई थी। अनिका ने अपना माथा पकड़ा और माया जी की ओर देखा। वह अपनी मां से बिल्कुल निराश थी। मां, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं। आखिरकार तुम एक सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय व्याख्याता हो। अब तुम इतनी अविवेकी कैसे हो गई हो? अनिका ने असहाय होकर पूछा। माया जी अभी भी चिढ़ गई थी क्योंकि उसने कहा, क्या तुम पहले से ही इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकते हो? माया जी इस बात से बहुत क्रोधित थी कि उसकी बेटी अर्जुन के प्रति इतनी सुरक्षात्मक थी। वह अर्जुन को पसंद नहीं करती थी।
भले ही अब उसके पास कुछ पैसे हों, लेकिन माया जी उसे पसंद नहीं करती थी। वह तो उसके पिछले जन्म का शत्रु था। माँ, क्या तुम इतनी नासमझी करना बंद कर सकती हो? तुम्हें पता है कि अर्जुन ने ही यह विला खरीदा है और तुम अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अनिका सचमुच रोने ही वाला था। उन शब्दों से माया जी का सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। हाँ, विला अर्जुन द्वारा खरीदा गया था। अनिका ने कहा, माँ, अर्जुन से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, मैं उससे माफी क्यों मांगूं? सास द्वारा दामाद से माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं होती। माया जी चिल्लाए। अनिका ने अर्जुन की ओर देखा। पहले, क्योंकि माया जी उसकी माँ थी, उसने अर्जुन से अनुरोध किया कि वह इसे सहन करे। हालांकि, अब यह अलग था। अनिका जानती थी कि अर्जुन की पहचान सरल नहीं थी। अगर उसकी माँ इस तरह से व्यवहार करती रही, तो उसका अंत बहुत बुरा होगा। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो कोई बात नहीं। मैं कल तुम्हारे और पापा के लिए नया घर ढूंढने जाऊंगा। तुम यहां से जा सकते हो, अनिका ने सख्ती से कहा। अनिका के शब्दों ने माया जी को पूरी तरह से रोक दिया। वह हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखने लगी, ये गद्दार। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी एक दिन विपरीत दिशा में खड़ी होगी। अनिका शर्मा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम दोनों से माफी मांगूं? माया जी ने दांत पीसते हुए कहा। अनिका ने अपना सिर हिलाया। इस बार उसकी मां ने बहुत ज्यादा हरकत की। माया जी ने फिर से मिला पर हाथ उठाया था। वह उसकी अपनी बेटी थी। वह दूसरों को उसे परेशान नहीं करने देगी, यहां तक कि अपनी दादी को भी नहीं। माँ, इस बार गलती आपकी है, अनिका ने कहा। माया जी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह इस घर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। वह केवल अपने दांतों को काटते हुए कह सकती थी, माफ करना। ये बहुत औपचारिक था। इसके बावजूद, अर्जुन को कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि अब वह अच्छे मूड में था। उसकी पत्नी उसके पक्ष में थी। दूसरी मंजिल पर जाकर वह हाना के पास गया और उसे सांत्वना दी। अर्जुन ने अनिका को मास्टर बेडरूम में ले जाकर पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी माँ इसके लिए तुमसे नफरत करेगी? अनिका मुस्कुराए और अपनी ड्रेस उतार दी। उसकी सुंदर कमर और फिगर ने अर्जुन की आंखों में वासना की आग जला दी। आप मेरे पति हैं और भविष्य में मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। इसके अलावा, मेरी माँ वाकई बहुत बड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे घर से चले जाएं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस समय अनिका, जिसने लेस नाइट ड्रेस पहन रखी थी, वहां आई। वह अर्जुन के कंधे पर झुक गई और उसकी कमर को गले लगा लिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस इस क्षण की कोमलता का आनंद लिया। कोई जरूरत नहीं, बस उसे रहने दो, अर्जुन ने कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखें आग की तरह जल रही थीं। एक चुंबन। हालांकि, अगला कदम नहीं उठाया गया। पेट में एक और बच्चा था। माया जी बहुत गुस्से में थी। वह अकेले लिविंग रूम में बैठी इस बारे में सोच रही थी। फिर वह उठी और बेडरूम में चली गई। उसने दराज खोली, एक छोटा सा डिब्बा निकाला, उसमें से एक छोटा पैकेट निकाला और रसोई में वापस आ गई। बड़े दृढ़ संकल्प के साथ, माया जी ने 2 कप्पे बनाए और उन्हें ऊपर ले आई। धिक्कार है अर्जुन पर। जब वह इतना कठोर था तो उसे बुरा होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। माया जी इतनी परेशान हो गई कि उसने एक निर्णय ले लिया। वैसे भी, यह जहर नहीं था। इससे कोई नहीं मरेगा। इसके अलावा, अर्जुन ही वह व्यक्ति था जो इसे पी रहा था, तो इसका उससे क्या लेना देना था। इस विचार के साथ, माया जी ने अपनी चप्पल पहनी, मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर चली गई और उसे धीरे से खटखटाया। उसने अपना आसन नीचे किया, शांत हुई और कहा, अनिका, अर्जुन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रवेश करना। माया जी ने दरवाजा खोला, अंदर घुसी और मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, अनिका, अभी मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर हर्बल चाय बनाई है। जब तक ये गर्म है, इसे पी लो। ये कहते हुए माया जी ने कॉफी टेबल पर 2 कप चाय रख दी। एक कप अनिका को दे दिया गया जबकि पाउडर वाला कप अर्जुन को दे दिया गया। माया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत पौष्टिक है और युवा जोड़े के लिए अच्छा है। धन्यवाद, माँ, इसे यहीं रहने दो, अनिका ने कहा। माया जी ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे शयन कक्ष से बाहर चली गई। अनिका और अर्जुन दोनों ही शर्मा रहे थे। अर्जुन सोफे पर बैठ गया और पत्रिका पढ़ने का नाटक करने लगा। जब वह अपनी पत्नी के साथ मस्ती कर रहा था, तो उनकी सास ने उन्हें लगभग पकड़ लिया था। मैं नहा रही हूँ। बहुत गर्मी है, अनिका ने अजीब तरीके से कहा। वह उठी और अपनी 2 पतली टांगों से बाथरूम की ओर चली गई।
अर्जुन सोफे पर पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी समय अचानक उन्हें जॉर्ज थॉमस का फोन आया। नमस्ते, ओल्ड मैन जॉर्ज, क्या आपको यह मिल गया? अर्जुन ने अपना सेल फोन लिया और मास्टर बेडरूम से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद, अनिका ने अपना बाथरोब लपेटा, अपने बाल पोंछे और बाथरूम से बाहर चली गई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वह सोफे पर क्रॉस लेग करके बैठ गई। कॉफी टेबल पर रखी हर्बल चाय पर नजर डाली और अर्जुन का कप उठाया। उसने अपनी गोरी और नाजुक गर्दन को ऊपर उठाया, उसे पीने के लिए।